नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। साल 1945 के 5 दिसंबर के दोपहर 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं 3 घंटे की ट्रेनिंग रूटीन पर। यानी कि यह कोई विशेष उड़ान नहीं थी, इस उड़ान का मेन पर्पज ट्रेनिंग ही था। इस उड़ान का नाम फ्लाइट 19 था। इस उड़ान में कुल 14 क्रू मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस उड़ान को लीड कर रहे थे एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट जो एक वार वेटरन भी थे। पांचों विमान फ्लोरिडा के ईस्ट डायरेक्शन में उड़ान भरते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मौसम एकदम साफ था। उड़ान भरने के ठीक 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि उनका कंपास काम करना बंद कर दिया है। तभी वो अपना बैकअप कंपास निकालते हैं। बैकअप कंपास भी काम करना बंद कर चुका है। अब ये अन्य पायलट से जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में, लेकिन इन्हें पता चलता है कि उन पायलट्स के भी कंपास काम करना बंद कर चुके हैं। अब एक्चुअल पोजीशन और डायरेक्शन का कुछ अता पता नहीं है। इनके स्क्वाड्रन लीडर का नाम है कैप्टन चार्ल्स कैरल ट्रेलर। कंपास खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग मैसेज सुनने को मिलते हैं। तभी ट्रेलर रेडियो ट्रांसमिशन से कहते हैं, अब धीरे धीरे खराब हो रहा है मौसम। शाम के 4:56 हो चुके हैं। टेलर को लगता है कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब उन्हें वापस फ्लोरिडा जाने के लिए ईस्ट डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। तभी वो सभी पायलट्स को कमांड देते हैं ईस्ट डायरेक्शन में उड़ा जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट्स के जो क्रू थे उन लोगों को लग रहा था कि हमें वापस फ्लोरिडा जाने के लिए वेस्ट डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। तभी इस ऑर्डर के तुरंत बाद एक फ्लाइट के रेडियो ट्रांसमिशन से यह सुनने को मिलता है, Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. यानी कि अभी भी कुछ क्रू मेंबर्स कंफ्यूजन में थे कि उन्हें वापस घर जाने के लिए ईस्ट डायरेक्शन में ही उड़ना चाहिए। सूरज ढलता जा रहा है, अंधेरा होता जा रहा है, मौसम खराब होता जा रहा है। एक्चुअली में यह माना जाता है कि इस वक्त ये जो पांचों प्लेन्स थे वो फ्लोरिडा के ईस्ट डायरेक्शन में 370 किलोमीटर की दूरी पर थे। शाम के 7:04 पर टेलर का आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन मिलता है जो ये है, और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन्स अचानक गायब हो गए। आज के दिन तक इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिर ये गए कहां, इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद इनके सर्च के लिए रेस्क्यू मरीन एयरक्राफ्ट 13 क्रू मेंबर्स के साथ टेक ऑफ करता है और ये भी गायब। यानी कि 14 क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट 19 गायब। इसके बाद 13 लोगों के साथ रेस्क्यू मरीन एयरक्राफ्ट भी गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत बड़ा एयर एजेंसी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। उस समय का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन था इन सभी गायब विमानों को ढूंढने के लिए। लेकिन ना ही किसी इंसान की कहीं पर कोई बॉडी मिलती है और ना ही किसी विमान का
कोई टूटा हुआ पार्ट्स ही मिलता है, एकदम से गायब। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जिस एरिया में ये सभी के सभी विमान गायब हुए थे, उस एरिया को इस समय बारमूडा ट्रायंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। द बारमूडा ट्रायंगल बताया जाता है कि यह समुद्र का बहुत बड़ा मिस्टीरियस हिस्सा है। इस एरिया में 100 से ज्यादा विमान और जहाज गायब हो चुके हैं। उनका दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं चला। यह मिस्टीरियस हिस्सा अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर प्योर्टो रिको तक फैला हुआ है। ऊपर बारमूडा देश है और यह एरिया ट्रायंगल होता है, जिसके कारण इसे बारमूडा ट्रायंगल नाम दिया है। 5 लाख स्क्वायर माइल में यह एरिया फैला हुआ है। बारमूडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 1492 ईस्वी में जब कोलंबस दुनिया की खोज करने निकले, तो वे बताते हैं कि जब उनका जहाज इस एरिया में पहुंचा तो सबसे पहले उनका कंपास काम करना बंद कर दिया और एक रात जब वो आसमान में देखते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी रोशनी, आग का गोला आसमान से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया और कुछ समय बाद वो आग का गोला समुद्र में जा गिरा। यहीं से द बारमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री की शुरुआत होती है। एक्चुअली में 1964 से पहले इस मिस्टीरियस एरिया को अलग अलग नाम दिया गया। सन 1964 में आर्गोसी नाम की एक मैगजीन में विसेंट एच.एस. गदिस नाम के एक आदमी ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का टाइटल था द डेडली बारमूडा ट्रायंगल। यह पहली बार था जब बारमूडा ट्रायंगल वर्ड सामने आया। इस आर्टिकल में इस जगह के बहुत सारे किस्सों को दर्शाया गया, उनकी मिस्ट्री के बारे में बताया गया। लेकिन फिर से क्वेश्चन वहीं का वहीं रह गया कि आखिर इस मिस्ट्री के रीजन क्या हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 1964 में इस आर्टिकल में इस एरिया के बारे में जो भी मिस्टीरियस किस्से थे उनको दर्शाया गया, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया। यानी इस एरिया को काफी ज्यादा मिस्टीरियस साबित करने की कोशिश की गई इस आर्टिकल के द्वारा। लेकिन आखिरी में फिर वही चीज सामने आ गई। ये आर्टिकल फिर वहीं पर अटक गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस आर्टिकल में इस एरिया के मिस्टीरियस होने का रीजन कहीं पर भी नहीं मिला। इस आर्टिकल की वजह से बारमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस समय की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई। ये मिस्ट्री इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि इसके ऊपर कई किताबें लिख दी गई, कई फिल्में बना दी गई, कई कंप्यूटर गेम्स बना दिए गए, यहां तक कि कई गाने भी लिख दिए गए। अब समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। साल 1918 आ गया। साल 1918 में इस एरिया में एक भयानक इंसिडेंट होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि बारमूडा ट्रायंगल एरिया में कोई बेहद भयानक, बेहद शक्तिशाली शैतानी आत्मा का वास हो। साल 1918 में यस साइक्लोप्स नाम का एक जहाज जो कि यूएस नेवी के द्वारा बनाया गया था, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट शिप था यह। अमेरिका के लिए एक बहुत जरूरी एसेट था यह। इसका यूज जब अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेना चालू किया तभी से करना शुरू किया, और वो भी ट्रूप्स और कोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
4 मार्च 1918 को USS साइक्लोप्स में 306 लोग बैठे हुए थे। यह जहाज वाशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर, वहीं से रवाना हुआ ब्राजील के लिए। इस जहाज में लोगों के अलावा 11,000 टन मैग्नीज भी लदा हुआ था। यह जहाज 9 दिन में अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट करने वाला था। मौसम एकदम साफ था। जहाज सही सलामत रवाना हुआ। जहाज के चलने के कुछ देर बाद ही इस शिप से एक मैसेज आता है, वेदर फेयर ऑल वेल। दोस्तों, इतनी बड़ी जहाज का यह आखिरी मैसेज था। जहाज समुद्र में निकलता है, लेकिन इसके बाद इसका कोई अता पता नहीं चलता है। यूएस नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट शिप, इतना बड़ा जहाज कहां गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। अगर आपको यह घटना सुनने में मिस्टीरियस लग रही हो, तो इससे भी ज्यादा खौफनाक डरावनी मिस्ट्री है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। सन 1881 में एक 210 फीट लंबा एलन ऑस्टिन नाम का जहाज था, जो कि लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। उस समय की यह आम बात थी, इस तरीके की यात्रा जहाज किया करते थे। लेकिन रास्ते में बरमूडा ट्रायंगल एरिया के पास उन्हें एक अनजाना अनआइडेंटिफाइड जहाज मिलता है। उस जहाज में किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन थे, वे सोचते हैं कि इस जहाज में चलकर देखा जाए कि आखिर इसकी स्थिति क्या है। लेकिन उससे पहले एलन ऑस्टिन के कैप्टन एलन ऑस्टिन को उस अनजाने जहाज के पास खड़ा करके 2 दिन तक इंतजार किया कि यदि इस जहाज में कोई इंसान होगा तो जरूर वो सामने आएगा। लेकिन उस जहाज में किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। किसी तरीके का कोई रिस्पांस जब नहीं मिला, तो एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन थे, वो अपनी जहाज से निकलकर उस जहाज में एंट्री करते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि उस जहाज के अंदर जो सामान था वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पड़ा हुआ था। यानी जो सामान जहां रहना चाहिए था वहीं पर था। किसी तरीके की कोई अराजकता नहीं थी। तब वो सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यदि किसी पायरेट्स ने इस पर हमला भी किया होता तो इसके सामानों को लूट कर ले जाते, लेकिन ऐसा भी नहीं था। तब एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन थे, उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना अपने जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स को इस जहाज पर भेजकर इस जहाज को भी अपने साथ ही लेकर चला जाए। और ठीक ऐसा ही करते हैं एलन ऑस्टिन के कैप्टन। दोनों जहाज एक साथ चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। 2 दिन तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरे दिन के बाद अचानक एक भयंकर तूफान आता है। उस तूफान में यह अनजाना जहाज अचानक से गायब हो जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। तो जो एलन ऑस्टिन के कैप्टन थे वो काफी परेशान हो जाते हैं। जब वो अपने स्पाई ग्लास से देखते हैं तो काफी दूर यह जहाज, अनजाना जहाज, इनको नजर आता है। अब एलन ऑस्टिन के कैप्टन एलन ऑस्टिन को उस अनजाने जहाज के पास लेकर जाते हैं। दोस्तों, फिर से जब उस अनजाने जहाज में जाकर देखते हैं तो
तो उनके सारे क्रू मेंबर्स गायब हो चुके थे और सामान एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, जो सामान जहां होना चाहिए था वैसे ही पड़ा हुआ था। डर जाते हैं, लेकिन बताया जाता है कि एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन थे फिर से कोशिश करते हैं इस जहाज को साथ ले जाने की और फिर से कुछ क्रू मेंबर्स को इस अनजाने जहाज पर भेज देते हैं और फिर से ये दोनों जहाज चलते चले जाते हैं। ठीक 2 दिन बाद फिर से वही घटना दोहराई जाती है। फिर से एक भयंकर तूफान आता है, फिर से ये अनजाना जहाज गायब हो जाता है और फिर से जो नए क्रू मेंबर्स थे इस अनजाने जहाज के, वो गायब हो जाते हैं और फिर एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन हैं इस अनजाने जहाज के पास पहुंचते हैं तो अपने गायब क्रू मेंबर्स को सुनकर, उनके बारे में जानकर कांप जाते हैं, डर जाते हैं और उस अनजाने जहाज को उसी स्थिति में छोड़कर और अपने जहाज एलन ऑस्टिन को लेकर तेजी से वापस चले आते हैं। और जब वापस आते हैं तो एलन ऑस्टिन के जो मालिक थे उनको इस घटना के बारे में पूरी बात बताते हैं। जब बताते हैं तो एलन ऑस्टिन, जहाज के जो मालिक थे, वो डर जाते हैं और डर के मारे एलन ऑस्टिन को एक जर्मन कंपनी को बेच देते हैं। इस कंपनी ने इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख दिया, जैसे कि जकरबर्ग ने फेसबुक को रीनेमिंग करके मेटा रख दिया, ठीक वैसे ही इस कंपनी ने एलन ऑस्टिन पर रीनेमिंग करके मेटा नाम रख दिया। है ना इंटरेस्टेड और दिलचस्प कहानी? दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि जिन कहानियों को ठीक ढंग से वेरीफाई नहीं किया जा सकता है उन्हें लेजेंड नाम दिया जाता है या अर्बन लेजेंड कहा जाता है। इसलिए बारमूडा ट्रायंगल को ही द लेजेंड बारमूडा ट्रायंगल नाम दिया गया। आखिर बारमूडा ट्रायंगल के पीछे की घटनाओं का कारण क्या है? तो काफी इंटरेस्टेड है, आप लास्ट तक बने रहिए, एकदम मजा आने वाला है। इसके पीछे कई थ्योरी दी गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बारमूडा ट्रायंगल वाले एरिया में एलियंस रहते हैं जो कि इन जहाजों को उड़ा कर लेकर चले जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वहां पर समुद्री मॉन्स्टर हैं जो कि इन विमानों को, जहाजों को समुद्र के अंदर डुबो देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उतने एरिया में समुद्र ही ऐसा है जो कि विमानों को, जहाजों को अपने अंदर समेट लेता है। अब तक तो ये जितनी थ्योरी बताई गई सब मजाक वाली थ्योरी हैं, लेकिन अब कुछ और थ्योरी हम आपको बताने वाले हैं जो बारमूडा ट्रायंगल कि मिस्ट्री के रीजन को एक्सप्लेन करती हैं कि आखिर क्यों ये मिस्ट्री होती है। तो मानना है कि इस एरिया में हरिकेन पाए जाते हैं। वैसे तो हरिकेन सबसे ज्यादा चाइना में पाया जाता है, इसके बाद अमेरिका में पाए जाते हैं और इसके बाद क्यूबा में पाए जाते हैं। तो जो क्यूबा वाला एरिया है ये भी बारमूडा ट्रायंगल के पास ही है। इसके अलावा अमेरिका का जो फ्लोरिडा है वहां भी हरिकेन्स पाए जाते हैं, तो वो भी बारमूडा ट्रायंगल के पास में ही है। तो यहां पर ये माना जाता है कि हरिकेन्स ही मेन कारण है बारमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्री के पीछे। एक काफी इंटरेस्टेड एक्सप्लेनेशन है जो कि कुछ हद तक सही मानी जाती है। लोगों का मानना है कि बारमूडा ट्रायंगल एरिया में समुद्र में मीथेन के हाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। यानी वहां पर मीथेन्स के बबल्स बनते हैं और जब मीथेन के बबल्स बनते हैं तो वहां पर वाटर की डेंसिटी बेहद कम हो जाती है
और वाटर की डेंसिटी कम होने की वजह से जहाज को वहां पर तैरना काफी मुश्किल होता है और वह जहाज समुद्र में डूब जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि समुद्री वाटर जो है उसमें नमक की मात्रा जितनी ज्यादा होती है तो उस वाटर की डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है और वहां पर तैरना काफी आसान होता है। लेकिन जहां पर डेंसिटी कम होगी वहां तैरना बेहद मुश्किल होता है। तो यही रीजन है कि जहां पर मीथेन हाइड्रेट्स होते हैं वहां मीथेन के बबल्स बनते हैं और वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है और वहां पर जहाज को तैरना काफी मुश्किल होता है और जहाज वहां पर डूब जाता है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अब तक जितने थ्योरी हमने बताया, जितने एक्सप्लेनेशन बताया, उनमें से कोई भी एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली वेरीफाई नहीं करता है। बस ये साइंटिस्टों द्वारा एक अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा ही हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट वाली थ्योरी भी एक तरीके की अनुमान ही लगाई गई है। लेकिन अब जो लास्ट एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं वो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ हद तक या सबसे ज्यादा हद तक यही सही है। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इस आधार पर दिया जा रहा है। एक इफेक्ट है वार्डर माइन हाफ इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, मान लेते हैं कि आप या आपका कोई रिश्तेदार या आप ही कोई नई गाड़ी खरीद लेते हैं और रोड पर चलने लगते हैं। तो जिस दिन आप कोई नई गाड़ी खरीद लेते हैं उस दिन से ही रोड पर उस तरीके की और गाड़ियों को नोटिस करने लगते हैं और अब आपको यह लगने लगता है कि जिस गाड़ी से हम चल रहे हैं वो गाड़ी रोड पर सबसे ज्यादा मात्रा में चल रही है, उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब आपने खरीद लिया उसी समय से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, उसकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई, रोड पर सबसे ज्यादा चलने लगी, सबसे ज्यादा बिकने लगी। ऐसा नहीं है। आपके खरीदने से पहले भी वो गाड़ी उतनी ही मात्रा में बिक रही थी, रोड पर उतनी ही उसकी क्वांटिटी थी जितनी कि आपके खरीदने के बाद है। और यही इफेक्ट या यही थियरी लागू होती है बारमूडा ट्रायंगल वाले एरिया पर, क्योंकि जैसे ही बारमूडा ट्रायंगल वाले एरिया में एक दो घटनाएं हुई तो कुछ साइंटिस्ट या कुछ लोग इसको बहुत तेजी से फैला दिए, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान उस बारमूडा ट्रायंगल वाले एरिया पर ज्यादा हो गया और हर घटना को लोग देखना शुरू किए, उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगे। तो लोगों को लगने लगा कि इस एरिया में सबसे ज्यादा विमान और जहाज ये चीजें गायब हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि समुद्र के और एरिया में विमान और जहाज नहीं गायब हो रहे थे, और भी बहुत सारे एरिया में विमान और जहाज गायब हो रहे थे, लेकिन यहां पर लोग ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, इसलिए ये वाला एरिया मिस्ट्री के लिए काफी पॉपुलर हो गया। शुरुआत में बारमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्री के ऊपर बहुत से लोग किताबें लिखना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो खुद ही कहानियों को रचना शुरू कर दिया, खुद ही बकवास कहानियां बनाना शुरू कर दिया जो कि कहीं से भी वास्तविक नहीं थी। हालांकि इन्हीं कहानियों में से एक, जहां तक लग रहा है और लोग बताते हैं कि एलन ऑस्टिन की भी कहानी थी जो कि एक स्वतः ही रची गई थी। अब इसमें कहां तक वास्तविकता है ये किसी को पता नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बारमूडा ट्रायंगल वाले एरिया में जितने विमान और जहाज गायब होते हैं, ठीक उतने ही विमान और जहाज समुद्र के अन्य एरिया में भी गायब होते हैं। यहां पर तो कुछ लोगों के द्वारा काफी उछाल दिया गया है कुछ बकवास कहानियों के साथ, जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर एरिया बन गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफी बढ़िया लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और लगातार प्रोग्रेस करते रहें।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।